हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक और रूप कौन कौन से हैं, इसके दोष बताइए। क्षेत्रवाद की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रवाद होता क्या है। कोई भी मनुष्य जहां जन्म लेता है तथा जहां जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अपने क्षेत्र विशेष को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त और उन्नत बनाना विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अभिन्न अंग है। लेकिन जब ये भावना और अलगाव अपने ही क्षेत्र विशेष तक सिमट कर अत्यंत संकीर्ण हो रूप धारण कर लेती है, तब क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। क्षेत्रवाद जब किसी विशेष के लोग अपनी भाषा, सांस्कृतिक परंपरा, आर्थिक हितों और राजनीतिक आकांक्षाओं को सर्वोपरि मानकर राष्ट्र की एकता से ऊपर रख देते हैं, ये भावना कभी कभी देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बन जाती है। इसे ही हम क्षेत्रवाद कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को ये लगने लग जाता है कि केंद्र या दूसरे क्षेत्र उनका ध्यान नहीं रखते, नतीजतन वे आर्थिक पैकेज, अधिक अधिकार या अलग राज्य की मांग भी कर सकते हैं। क्षेत्रवाद कभी विकास की मांग का साधन बनता है तो कभी एकता को चुनौती देता है। इसे ही हम क्षेत्रवाद कहते हैं। इस तरह से क्षेत्रवाद की वजह से देश में विभिन्न समस्याएं आकर खड़ी होती है। इस क्षेत्रवाद की समस्याओं का समाधान करना देश की सरकार का काम है और इसके साथ साथ देश के यानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो क्षेत्रवाद जैसी भावनाओं को वो समाप्त करें। अब बात करते हैं क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक। क्षेत्रवाद को बढ़ाने में पहला जो कारक है वो है आर्थिक असमानता। विकास के लाभ कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे पिछड़े क्षेत्र खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। जब देश के अंदर विभिन्न राज्यों में किसी राज्य का विकास होता है और किसी राज्य का विकास नहीं हो पाता, तो इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलता है और ये आर्थिक असमानता क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। दूसरा, राजनीतिक उपेक्षा। जब विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर कोई नेता या कोई भी प्रतिनिधि अगर सरकार में बैठता है तो वो अपने अपने क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और दूसरे क्षेत्रों के जो दूसरे क्षेत्र है उनको नज़रअंदाज करता है। तो इससे भी राजनीतिक असमानता यानी राजनीतिक उपेक्षा पनपती है। जब लोगों को ये लगने लग जाता है कि राजनीतिक तौर पर ये प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, तो इससे क्षेत्रवाद का जन्म होता है और इस क्षेत्रवाद जैसी अवधारणा नकारात्मक स्वरूप ले लेती है। तीसरा, भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नता। भाषा और संस्कृति की पहचान को बनाए रखने की भावना क्षेत्रीय अस्मिता को भी बढ़ावा देती है। फोर्थ है प्रशासनिक असंतुलन। जी, प्रशासनिक असंतुलन भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में अपना योगदान देता है। जैसे कि नौकरियों, संसाधनों और योजनाओं में असमान भागीदारी से असंतोष बढ़ता है, जिससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। पांचवा कारण है स्थानीय नेतृत्व की भूमिका। जी, स्थानीय नेतृत्व की भूमिका भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। जैसे राजनेता अक्सर क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं, जिससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय नेतृत्व की भूमिका के कारण भी क्षेत्रवाद का जन्म होता है। पांचवा है छठा है मीडिया और शिक्षा का प्रभाव। मीडिया और शिक्षा के प्रभाव ने भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। स्थानीय मीडिया और शिक्षा व्यवस्था भी क्षेत्रीय गौरव और असंतोष को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे समाज में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो सकता है। तो हमने ये जो बात करी क्षेत्रवाद के उत्तरदायी कारक के बारे में, अब बात करेंगे क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। जैसे कि क्षेत्रवाद का पहला रूप है राजनीतिक क्षेत्रवाद। जब कोई क्षेत्र केंद्र सरकार से अधिक राजनीतिक अधिकार, स्वायत्ता या अलग राज्य की मांग करता है, तो इससे हम राजनीतिक क्षेत्रवाद कहते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जो राजनीतिक तौर पर अपने राजनीतिक अधिकार और स्वायत्ता की मांग करेगा, तो उसे हम राजनीतिक क्षेत्रवाद में रखते हैं। दूसरा रूप है आर्थिक क्षेत्रवाद। जब कोई क्षेत्र
आर्थिक रूप से पिछड़ा महसूस करता है और विशेष पैकेज या संसाधनों की मांग करता है, किससे? सरकार से। तो इसे हम आर्थिक क्षेत्रवाद कहते हैं। उदाहरण के विदर्भ, पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों की विशेष आर्थिक विकास की मांग तेजी से बढ़ी है। तीसरा रूप है सांस्कृतिक क्षेत्रवाद। जब कोई क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज और जीवन शैली की रक्षा या पहचान बनाए रखने की मांग करता है, तो इसे हम सांस्कृतिक क्षेत्रवाद कहते हैं। ये क्षेत्रवाद का तीसरा रूप है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व भारत की जनजातीय पहचान की सुरक्षा की मांग, कि उत्तर पूर्व भारत के जितने भी जनजातीय समूह हैं वो अपनी पहचान की और अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, इसे हम सांस्कृतिक क्षेत्रवाद कहते हैं। फोर्थ है भाषाई क्षेत्रवाद। जब कोई क्षेत्र अपनी भाषा को मान्यता दिलाने या बढ़ावा देने की मांग करता है, तो इसे ही हम भाषाई क्षेत्रवाद कहते हैं। ये क्षेत्रवाद का चौथा रूप है। उदाहरण के लिए जैसे मराठी बनाम हिंदी विवाद, क्योंकि हमने हिंदी को लागू करा मगर मराठी लोग हिंदी को बिल्कुल नहीं स्वीकार करते थे, इसलिए मराठी भाषा को वो मान्यता दिलाने की मांग सरकार से करते हैं। तमिल भाषा आंदोलन, ये सारे जो आंदोलन या विवाद रहे ये भाषाई क्षेत्रवाद के आधार पर रहे हैं। पांचवा है प्रशासनिक क्षेत्रवाद। प्रशासनिक क्षेत्रवाद का रूप है जब कोई क्षेत्र बेहतर प्रशासनिक सुविधाओं, नीतियों या विकास योजना की मांग करते हैं। कि कोई क्षेत्र है जब प्रशासनिक सुविधाएं नहीं पहुंच रही, नीति नहीं पहुंच रही, तो वो सरकार से मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रशासनिक सुविधाएं दी जाए, नीतियां बनाई जाए और विकास योजनाओं की मांग होने लग जाती है, तो इसे प्रशासनिक क्षेत्रवाद का रूप धारण कर लेती है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों की गठन मांग प्रशासनिक आधार पर हुई है, क्योंकि उत्तराखंड झारखंड के जो राज्य थे वो अपने प्रशासनिक मतलब इन राज्यों का प्रशासनिक विकास नहीं हो रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर जो गठन राज्य की गठन की मांग जो करी थी वो प्रशासनिक आधार पर करी थी, ताकि हमारा उत्तराखंड और झारखंड का विकास हो सके। तो ये हमने रूप के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रवाद के दोष क्या हैं? क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा दोष यानी कमियां हैं राष्ट्रीय एकता को खतरा। क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलने से राष्ट्रीय एकता खतरे में होती है, जिससे क्षेत्रीय अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है सांप्रदायिकता और जातीय तनाव। क्षेत्रवाद की वजह से विभिन्न धर्मों के बीच और जातियों के बीच तनाव उत्पन्न होता है, जिससे सांप्रदायिकता और जातीय तनाव पनपता है। ये एक क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा कारण है। क्षेत्रवाद का तीसरा सबसे बड़ा दोष है विकास में बाधा। जब क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय आंदोलन या विरोध आंदोलन उभरने लगते हैं, तो इससे क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय आंदोलनों, विरोध और बंद से औद्योगिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है, जिससे क्षेत्रवाद पिछड़ कर रह जाते हैं। चौथा सबसे बड़ा दोष है राजनीतिक अस्थिरता। जी, क्षेत्रवाद की कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। अलग राज्य की मांग या केंद्र विरोधी भावना से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। पांचवा दोष है कुशल जनशक्ति का विरोध। क्षेत्रवाद कुशल जनशक्ति का विरोध करते हैं। भारी लोगों के विरोध में योग्य लोगों को काम नहीं करने दिया जाता, जिससे प्रगति रुकती है और ये जो योग्य और जो शिक्षित लोग हैं वो पिछड़ जाते हैं, जिससे क्षेत्र में अलगाववादी भावना उत्पन्न होती है। छठा है संविधान विरोधी मानसिकता। क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा दोष संविधान विरोधी मानसिकता है। जब लोग अपने क्षेत्र के अधिकारों की बात करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है। तो हमने जो बात करी ये क्षेत्रवाद के बारे में, दोष के बारे में बात करी। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।